एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? तो फिर आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डी ट्रिपल एस बी वैकेंसी जो 2024 की टीजीटी का जो पोस्ट है वो आप लोगों को पता होगी। टीजीटी की वैकेंसी आप लोगों के सामने है। उसकी नेचुरल साइंस की प्रिपरेशन आज की जो है वो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं और कंप्लीट कोर्स जो हम लोग करेंगे। और आज का हमारा ये डे फर्स्ट होने वाला है। आज की क्लास में मैं आप लोगों के साथ में जो है वो एक बायोलॉजी का एक टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ नेचुरल साइंस को लेकर। वो टॉपिक होने वाला है सेल, जो एक वैसे तो हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, मोस्ट कॉमन टॉपिक है। ये जो क्लास होने वाली है वो 6th क्लास से लेकर 10th क्लास तक की एनसीईआरटी को लेकर, यानी उन सारी बुक्स को ध्यान में रखकर प्रॉपर नोट्स बनाकर जो है वो रखी गई है। लेकिन साथ साथ में वो टॉपिक जो 11th-12th की क्लास की बुक में भी है, और लगता है कि नहीं इस तरीके के क्वेश्चंस जो एग्जाम में आ सकते हैं तो उनको भी साथ साथ इंक्लूड किया गया है। तो पूरी एनसीईआरटी बेस्ड होने वाली है। और जो भी नोट्स है वो मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स है, तो आप लोग थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा और अच्छे से देखिएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं सेल। सेल होती क्या है? तो सेल होती है वो बॉडी का फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट होती है, यानी कि हमारी बॉडी की जो संरचना होती है और काम करने यानी क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है। अब हम देखें कि सेल की खोज किसने की थी, किसने इन्वेंट किया था। तो देखिए रोबोट हुक ने खोज करी थी, तो वो डेड सेल थी। रोबोट हुक ने जिस सेल की खोज करी थी वो डेड सेल थी। और जो लिविंग सेल थी उसकी खोज करी थी एंटन एंटन वैन ल्यूवेनहॉक ने। ल्यूवेनहॉक भी बोला जाता है इन लोगों को, या ल्यूवेनहॉर्न भी बोला जाता है। लिविंग सेल की खोज, तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है डेड सेल की खोज रोबोट हुक ने और ल्यूवेनहॉक ने करी थी लिविंग सेल की खोज। ये डायग्राम है। रोबोट हुक ने जिस सेल की खोज करी थी, इस तरीके की खोज करी थी, ये डेड सेल है। और डेड सेल की खोज जो है वो कॉर्क की कोशिकाओं में करी थी, और ये रोबोट हुक द्वारा खोजी गई सेल है। अब हम देखेंगे सेल थ्योरी के बारे में, यानी कोशिका सिद्धांत। तो कोशिका सिद्धांत जो है वो स्लाइडर और स्वान ने बताया था, यानी कि स्लाइडर और स्वान नाम के दो वैज्ञानिक थे, उन्होंने सेल थ्योरी दी थी। ये सिद्धांत क्या कहता है? ये सिद्धांत कहता है सभी सजीवों का शरीर जो होता है वो कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है, लेकिन कुछ कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनका शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ नहीं होता है। तो इसको लेकर कुछ अपवाद है। अपवाद है वायरस, विरियोइड और प्रियॉन्स। ये तीनों ऐसे होते हैं जो सेल से नहीं बने हुए होते हैं, यानी ये सेल कोशिका का पालन नहीं करते। सेल कोशिका का जो सिद्धांत है उसका पालन नहीं करते। सेल या कोशिका सिद्धांत का पालन ये नहीं करते। लेकिन ये कोशिका सिद्धांत हमें कहता क्या है कि प्रत्येक जीव का शरीर एक या अनेक सेल से बना हुआ होता है। सेल सभी जैविक क्रियाओं यानी बायोलॉजिकल प्रोसेस जो होता है उसकी मूलभूत इकाई होती है। हमें पता है कि ये हमारी एक बेसिक यूनिट है हमारे बॉडी की। सजीवों में होने वाली सभी क्रियाएं सेल के अंदर होती है, ये भी पता है। सेल आनुवंशिकी की इकाई है, हेरिडिटी की, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस में आनुवंशिक पदार्थ होता है अपना अलग से एक जो होता है इसके अंदर जो न्यूक्लियर प्रोडक्ट्स होते हैं वो सारे होते हैं। और नई कोशिका जो होती है वो पूर्ववर्ती यानी पुरानी कोशिकाओं से बनती है। तो ये छोटा सा सिद्धांत था सेल सिद्धांत। अब हम देखते हैं सबसे पहले स्मॉलेस्ट सेल की। सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सी होती है? तो देखिए सबसे स्मॉलेस्ट सेल होती है माइकोप्लाज्मा। लार्जेस्ट सेल होती है एग ऑफ शुतुरमुर्ग यानी शुतुरमुर्ग का अंडा। बिगेस्ट सेल ऑफ ह्यूमंस यानी कि इंसान की सबसे बड़ी जो कोशिका होती है वो होती है ओवम। और सबसे स्मॉलेस्ट सेल होती है ह्यूमन बीइंग की, तो वो होती है स्पर्म। और लॉन्गेस्ट सेल यानी कि सबसे लंबी जो कोशिका होती है या सेल होती है वो होती है नर्वस सेल यानी कि तंत्रिका कोशिका। ये है डायग्राम तंत्रिका कोशिका का। सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका, जिसमें केंद्रक होता है, कोशिका काय होता है, द्रुमिका, तंत्रिकाक्ष, तंत्रिका का अंतिम सिरा। इसके बारे में भी मैं आप लोगों के साथ में डिटेल में डिस्कस करूंगी, लेकिन अभी जो है वो मैं आप लोगों को सिर्फ बेसिक सेल के बारे में बता रही हूँ, इसीलिए सबसे लंबी कोशिका का डायग्राम इसीलिए मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस कर रही हूँ। उसके बाद में आता है नोट। ये देखिए ये जो नोट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइफ का भौतिक आधार जो होता है वो प्रोटोप्लाज्मा होता है, यानी जीव द्रव्य। और केमिकल बेस जो होता है वो रासायनिक आधार जीन होता है, यानी कि जीवन का भौतिक आधार जो होता है वो जीव द्रव्य होता है।
और रासायनिक आधार जीन होता है। उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि कोशिकाएँ 2 तरीके की होती है, एक होती है एक कोशिकीय जीव और दूसरा होता है बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव का मतलब ही वर्ड से पता चल रहा है जिसमें सिर्फ़ एक कोशिका होती है जैसे अमीबा और पैरामीशियम, और बहुकोशिकीय जीव जिसके अंदर जैसे कि मनुष्य और कुत्ता। अब बहुकोशिकीय जीव की डेफ़िनिशन आप लोगों को नाम से पता चल गई होगी, जिसमें बहुत सारी कोशिकाएँ होती हैं उसको बहुकोशिकीय जीव कहते हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग्स हो गया, जितने भी एनिमल्स हो गए, गाय, भैंस, बकरी, वो सारे। एक कोशिका जीव जैसे कि अमीबा और पैरामीशियम जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ एक कोशिका होती है। ये है अमीबा और पैरामीशियम का डायग्राम, आप लोग देख सकते हैं। ये यहाँ वाला जो है वो ए नंबर वाला वो अमीबा है और सेकंड नंबर वाला जो है वो पैरामीशियम है। तो ये दोनों जो होते हैं वो एक कोशिकीय होती है, यानी ये सिर्फ़ और सिर्फ़ सिंगल सेल होती है। अब हम लोग देखेंगे प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंशिएट करेंगे कि यूकैरियोटिक सेल क्या होती है और प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है। तो देखिए, प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है वो प्राइमिटिव होती है, यानी पुराने तरीके की होती है। यूकैरियोटिक वो जो होती है वो एडवांस होती है, यानी हर तरीके के फीचर्स इसके अंदर होते हैं। प्रोकैरियोटिक जो होते हैं उसमें न्यूक्लियस के ऊपर मेम्ब्रेन नहीं होती है, इसलिए जेनेटिक मटेरियल उसके अंदर ऐसे ही बिखरा हुआ रहता है। जबकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर बाहर की तरफ सेल मेम्ब्रेन होती है, इसीलिए जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो सेफ रहता है, उसके अंदर बिखरा हुआ नहीं रहता है, एकदम प्रॉपर तरीके से रहता है। उसके बाद में आता है प्रोकैरियोटिक। तो देखिए, इसमें डबल लेयर ऑर्गन्स नहीं होते हैं प्रोकैरियोटिक में, बल्कि यूकैरियोटिक में डबल लेयर ऑर्गन्स होते हैं। उसके बाद में देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं उसमें 70S टाइप के राइबोसोम होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक में 80S टाइप के राइबोसोम। प्रोकैरियोटिक में एनर्जी गिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है वो मीजोसोम होता है। देखिए, इसको आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा कि प्रोकैरियोटिक में एनर्जी गिविंग ऑर्गन मीजोसोम होता है, जबकि यूकैरियोटिक में एनर्जी गिविंग ऑर्गन माइटोकॉन्ड्रिया होता है। उसके बाद में देखते हैं प्रोकैरियोटिक में मोशन के लिए ऑर्गन जैसे सीलिया फ्लैजिला होते हैं, और यूकैरियोटिक जो होता है उसमें मोशन के लिए स्पेशल ऑर्गन्स नहीं होते हैं। उसके बाद में देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक के एग्जांपल जैसे माइकोप्लाज्मा हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, और जो यूकैरियोटिक उसके एग्जांपल जो है वो नर्वस सिस्टम हो जाता है। उसके बाद में हम लोग देखते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका का एक छोटा-सा डायग्राम। देखिए, ये इस तरीके से कुछ होती है प्रोकैरियोटिक। इसके अंदर ये चलने के लिए जो होते हैं वो स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं। साइड में भी आप लोगों को ऐसे-ऐसे छोटे-छोटे ये जो है वो इस तरीके से दिख रहे होंगे, तो ये भी इनको स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं इनके मोशन के लिए। इनके अंदर कौन-कौन से स्ट्रक्चर होते हैं, तो देखिए, सेल वॉल होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, राइबोसोम, कोशिका काय, यानी कि जो भी सेल के जितने भी अंदर ऑर्गन्स होते हैं, यानी कि एक जो अंदर का पार्ट होता है वो सारा होता है। तो इस तरीके से प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। यूकैरियोटिक कोशिका जो होती है वो प्लांट सेल और अगेन से जो है वो ह्यूमन सेल यानी कि एनिमल सेल में डिवाइडेड रहती है। उसके बारे में पहले हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके बाद में उसके डायग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे। अब हम देखते हैं माइकोप्लाज्मा के बारे में, जो सबसे छोटी सेल होती है, जिसके बारे में अभी हम लोगों ने देखा है कि ये स्मॉलेस्ट सेल होती है। ये बिना श्वास के भी जीवित रह सकती है। कई बार आप लोगों से पूछा जाता है कि कौन सी सेल है जो बिना श्वास के जीवित रह सकती है, तो वो स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा है। यह अपने रंग, रूप, आकार आदि को बदल सकती है, इसलिए इसको पादप जगत का जोकर कहा जाता है। ये चीज़ भी आप लोगों को थोड़ी इंपॉर्टेंट देखने में लग रही होगी कि पादप जगत का जोकर किसको बोलते हैं, तो माइकोप्लाज्मा को। उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि सेल सेल जो होती है वो अगेन से आगे डिवाइडेड रहती है। सेल 2 पार्ट्स में डिवाइडेड रहती है। एक तो उसका होता है आउटर साइड और एक होता है उसका इंटरनल साइड। आउटर साइड जिसमें मेम्ब्रेन्स आती है, वो अगेन से 3 पार्ट्स में डिवाइडेड रहती है। सेल वॉल होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। और उसके बाद में सेकंड नंबर जो होता है वो जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्मा होता है। प्रोटोप्लाज्मा के अंदर आप लोगों को न्यूक्लियस दिखेगा और दूसरा दिखेगा साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य, और कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म के अंदर जो है वो आप लोगों को सारे के सारे सेल ऑर्गन्स देखने को मिलेंगे। अब हम लोग देखेंगे सेल वॉल के बारे में। देखिए, सेल वॉल जो होती है वो एनिमल सेल में नहीं होती है, ओनली प्लांट सेल में सेल वॉल पाई जाती है। प्लांट सेल वॉल जो होती है वो सेलुलोज की, हेमिसेलुलोज की, लिग्निन की और पेक्टिन की बनी हुई होती है। लाइसोजाइम नाम का एंजाइम सेल वॉल को गलाने का काम करता है। इस चीज को आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। सेल वॉल की खोज जो है वो रोबोट हुक ने करी थी। उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि सेल वॉल कौन कौन से जो बैक्टीरियाज होते हैं उनके अंदर सेल वॉल जो होती है वो पेप्टिडोग्लाइकेन या म्यूरिन या पॉलीसेकेरेट की बनी हुई होती है। फंगी में काइटिन की बनी हुई होती है और एल्गी में सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, मैनोस और CaCO3 की सेल वॉल बनी हुई रहती है। उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि इसके क्या क्या फंक्शंस है, कि सेल वॉल क्या काम करती है। तो सेल वॉल जो होती है वो सेल को फिजिकली हेल्प यानी कि फिजिकली उसको खड़ा रहने में हेल्प करती है।
और उसके साथ में 2 सेल के बीच में परिवहन का काम करती है, यानी कि जो भी साइटोप्लाज्म होते हैं या फिर जो भी उसके अंदर सब्सटेंसेस होते हैं उसको एक सेल से दूसरे सेल में ले जाने का काम करती है। उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि प्लांट सेल की सेल वॉल 3 लेयर में डिवाइडेड रहती है। फर्स्ट जो होती है वो मिडल सेल होती है, मिडल लेमिला बोलते हैं। सेकंड होता है प्राइमरी वॉल और थर्ड होती है सेकेंडरी वॉल। अब हम देखेंगे कि एक नोट लिखा है मैंने यहाँ पर, ये थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट है, आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। सेल वॉल इज अ सेमी परमिएबल, यानी सेल वॉल जो होती है वो अर्ध पारगम्य होती है, यानी कि वो पदार्थ या फिर वो सब्सटेंस अपने बॉडी के अंदर जाने देती है जो उसके जरूरत के है, और वो सब्सटेंस जो उसके काम के नहीं है उसको सेल के अंदर जाने नहीं देती है, इसीलिए इसको सेमी परमिएबल कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे इसके बारे में डिटेल में, इसके 3 लेयर्स को डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहला आता है मिडल लैमेला। मिडल लैमेला जो होती है वो सेल वॉल का सबसे आउटर मेम्ब्रेन होता है, सबसे बाहर का पोर्शन होता है। मिडल लैमेला जो होता है वो 2 सेल के बीच में सीमेंट का काम करता है, यानी 2 सेल्स जो होती हैं, मान लीजिए यहाँ पर जो है वो ये एक सेल है, ये दूसरी सेल है, तो यहाँ पर जो है वो मिडल लैमेला होता है, और जो है ये सीमेंट का काम, यानी बीच दोनों के बीच में एक ब्रिज का काम, इन दोनों को जोड़ने का काम करता है मिडल लैमेला। उसके बाद में हम लोग देखते हैं प्राइमरी वॉल। प्राइमरी वॉल जो होती है वो सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन की बनी हुई होती है। सेकेंडरी वॉल जो होती है वो सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और साथ में लिग्निन की बनी हुई होती है। दोनों में दो दो पार्ट्स जो होते हैं वो सेम होते हैं, बस प्राइमरी में पेक्टिन होता है और सेकेंडरी वॉल जो होती है उसके अंदर लिग्निन होता है। उसके बाद में हम लोग देखेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। यह सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में होती है, और प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक जैसी होती है। आप लोग ध्यान रखिएगा, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन चाहे यूकैरियोटिक हो चाहे प्रोकैरियोटिक हो, दोनों में एक जैसी दिखाई देगी। अब ये सेल मेम्ब्रेन काम क्या करती है, तो देखिए सेल मेम्ब्रेन जो होती है, एक तो ये डिफ्यूजन का काम करती है, इंटरनल डिफ्यूजन यानी आंतरिक विसरण का काम करती है, साथ में ऑस्मोसिस यानी कि परासरण नियमन का काम करती है। उसके बाद में हम लोग देखेंगे प्रोटोप्लाज्मा के बारे में, कि प्रोटोप्लाज्मा यानी जीव द्रव्य। जीव द्रव्य क्या होता है, तो इसके अंदर जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, ऑल ऑर्गन्स इसके अंदर पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, राइबोसोम हो गया, प्लास्टिड हो गया, न्यूक्लियस हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, लाइसोसोम हो गया, न्यूक्लियस और न्यूक्लियस और सेंट्रियोल, तो ये सारे के सारे ऑर्गन्स प्रोटोप्लाज्मा के अंदर पाए जाते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि कौन-कौन से जो ऑर्गन्स होते हैं वो डबल लेयर होते हैं, कौन-कौन से ऐसे होते हैं जो सिंगल मेम्ब्रेनेबल होते हैं, और कौन-कौन से ऐसे होते हैं जिनके अंदर किसी भी तरीके की कोई मेम्ब्रेन बाहर की तरफ नहीं पाई जाती है। तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस और प्लास्टिड, ये 3 ऑर्गन ऐसे हैं जो डबल मेम्ब्रेन होते हैं, इनके बाहर की तरफ 2-2 मेम्ब्रेन होती है। एंडोक्राइन एंडोक्राइन नहीं आएगा इधर, एंडोप्लाज्मिक आएगा, आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो, और उसके साथ में गोल्जी बॉडी और लाइसोसोम, ये तीनों जो होते हैं वो सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं, यानी इनके चारों तरफ जो है वो सिर्फ एक ही मेम्ब्रेन होती है। उसके बाद में देखते हैं न्यूक्लियोलस और राइबोसोम और सेंट्रियोल, ये तीनों जो होते हैं वो मेम्ब्रेन लेस होते हैं। आप लोगों से कई बार पूछा जाएगा कि मेम्ब्रेन लेस ऑर्गन कौन कौन से हैं, या फिर 4 ऑप्शन आप लोगों को दे दिए जाएंगे और पूछेंगे कि इनमें से मेम्ब्रेन लेस ऑर्गन कौन सा है, तो ये तीनों जो होते हैं वो मेम्ब्रेन लेस होते हैं। उसके बाद में हम लोग देखते हैं सेल की आकृति, की इसकी आकृति कैसी होती है। ह्यूमन बीइंग जो होता है वो उसके अंदर बहुत सारी सेल होती है, जैसे पेशी कोशिका, रक्त कोशिका, तंत्रिका कोशिका वगैरह वगैरह, ये बहुत सारी होती है। इनका किस तरीके का शेप होता है, तो देखिए कोशिकाएं जो होती है वो गोल होती है, चपटी होती है, लंबी होती है, कुछ कोशिकाएं लंबी भी होती है। इनके दोनों सिरे कुछ कोशिकाएं लंबी जिनके दोनों सिरे नुकीले होते हैं और आकार तर्करूपी होता है। कभी कभी कोशिकाएं बहुत लंबी होती है, कुछ कोशिकाएं शाखान्वित भी हो जाती है लंबी होने के कारण, जैसे कि तंत्रिका कोशिका, जिसका डायग्राम मैं आप लोगों को थोड़ी देर पहले बता चुकी हूँ। और जो संदेश प्राप्त करती है और स्थानांतरण करने का काम करती है। आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी कोशिका है जो संदेश प्राप्त करती है और आगे भेजने का काम करती है, तो वो हो गया तंत्रिका कोशिका। उसके साथ साथ में यह शरीर में नियमन व नियंत्रण का कार्य, समन्वय का कार्य भी करती है। उसके बाद में हम लोग देखते हैं साइज ऑफ सेल की साइज क्या होती है, तो देखिए लिविंग सेल का साइज जो होता है वो 1 मीटर का 10वां लाख भाग यानी माइक्रोमीटर के बराबर होता है। यानी 1 मीटर का 10वां लाख, यानी 1 मीटर को 10 लाख पार्ट्स में डिवाइड करेंगे जो माइक्रोमीटर बन जाएगा, और कुछ सेंटीमीटर तक का भी हो सकता है, यानी इतना छोटा भी हो सकता है, थोड़ा बड़ा भी हो सकता है। सबसे छोटी कोशिका का साइज 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर होता है, जो कि बैक्टीरिया सेल होती है। यानी सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, तो बैक्टीरिया सेल होती है, और सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो शुतुरमुर्ग का अंडा होती है, जिसका साइज जो होता है वो 170 mm से 130 mm तक होता है।
ये है कुछ-कुछ कोशिकाएँ जो मानव शरीर की बहुत सारी कोशिकाएँ होती हैं, जैसे चिकनी पेशी कोशिकाएँ हो गई, रुधिर कोशिकाएँ हो गई, तंत्रिका कोशिका, ये तंत्रिका कोशिका है जिसके बारे में मैंने आप लोगों को अभी बताया है। ये वाली कोशिका अस्थि कोशिका है, ये अंडाणु है, शुक्राणु है, ये वाला ये शुक्राणु है और ये आप देख रहे हैं ये वसा कोशिकाएँ हैं। तो ये ह्यूमन बीइंग के अंदर पाई जाने वाली कुछ-कुछ कोशिकाएँ हैं। अब हम लोग देखेंगे जंतु कोशिका के बारे में। जंतु कोशिका का जो डायग्राम है, तो देखिए जंतु कोशिका जो होती है उसके अंदर कौन-कौन से ऑर्गन्स होते हैं, तो देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है बाहर की तरफ। उसके बाद में तारक केंद्र यानी सेंट्रियोल होता है, ये वाला इसके अंदर सेंट्रियोल है और ये वाला लाइसोसोम है और उसके साथ में आप लोगों को यहाँ पर जो छोटे-छोटे बिंदु दिख रहे हैं अंदर की तरफ वो राइबोसोम है और ये इस तरीके का जो स्ट्रक्चर है वो माइटोकॉन्ड्रिया है। उसके बाद में इसके अंदर जो है वो खुरदरी अंतःप्राथवी जालिका और उसके बाद में ये अंदर की तरफ जो होता है वो कोशिका द्रव्य होता है। सबसे सेंटर पॉइंट है जो आप लोगों को पिंक कलर का दिख रहा है वो केंद्रक है और उसके बाहर की तरफ केंद्र के चारों तरफ की जो झिल्ली आप लोगों को दिख रही है वो केंद्रकीय झिल्ली है। उसके बाद में इसकी जो अंतःप्राथवी जालिका जो होती है वो 2 तरीके की होती है, खुरदरी होती है और ये वाली जो है वो चिकनी है और आप लोगों को ये जो दिख रहा है वो गोल्गी उपकरण है। तो ये इस तरीके से कुछ डायग्राम होता है जंतु कोशिका का। चलिए अब हम चलते हैं पादप कोशिका की तरफ। तो देखिए इस तरीके से कुछ पादप कोशिका या प्लांट सेल इस तरीके से दिखती है। यहाँ पर आप लोगों को चिकनी अंतःप्राथवी जालिका ये है, यहाँ पर ये जो गोल-गोल है वो लाइसोसोम है और इसी के पास में आप लोगों को खुरदरी अंतःप्राथवी जालिका देखने को मिलेगी। उसके बाद में प्लांट सेल जो होती है उसके अंदर हरित लवक भी होते हैं जो थाइलाकॉइड के रूप में होते हैं। तो यहाँ पर ये जो चीज़ है आप लोगों को हरित लवक है। पिंक कलर में जो आप लोगों को दिख रहा है वो केंद्रक है और यहाँ पर जो आप लोगों को बंडल के रूप में दिख रहे हैं वो गोल्गी उपकरण है और केंद्र के चारों तरफ का जो स्ट्रक्चर होता है वो केंद्रीय झिल्ली और जो कोशिका के बाहर की तरफ झिल्ली होती है वो प्लाज्मा झिल्ली होती है। उसके बाद में हम लोग देखते हैं सबसे बाहरी कोशिका को बाहरी कोशिका, उसके अंदर की तरफ कोशिका भित्ति और सबसे यहाँ की साइड में आप लोगों को माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी माइटोकॉन्ड्रिया है, ये भी माइटोकॉन्ड्रिया है। और जो छोटे-छोटे बिंदु के रूप में आप लोगों को यहाँ पर दिख रहे हैं तो वो राइबोसोम है। उसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को जो ग्रीन कलर में दिख रहा है वो हरित लवक है, ये सारे हरित लवक है। और हरित लवक के आस-पास जो आप लोगों को एज़ अ लिक्विड फॉर्म ग्रीन कलर में दिख रहा है तो वो कोशिका द्रव्य है। तो ये आपकी पादप कोशिका है, छोटा-सा डायग्राम है, आप लोगों को आराम से देखने से याद हो जाएगा। अब हम करेंगे पादप कोशिका और जंतु कोशिका की तुलना कि किस तरीके से ये एक दूसरे से अलग रहती है। तो देखिए कोशिका का भाग यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को दिया गया है। फिर पादप कोशिका, उसके बाद में आप लोगों को देखने को मिलेगी जंतु कोशिका। तो देखिए कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन पादप कोशिका में होती है, जंतु कोशिका दोनों में होती है। कोशिका भित्ति जो होती है वो पादप कोशिका में होती है, यानी प्लांट सेल में आप लोगों को सेल वॉल देखने को मिलेगी, जंतु कोशिका में देखने को नहीं मिलेगी। केंद्रक जो होता है वो प्लांट्स में जो होता है वो साइड में होता है और एनिमल्स में बीच में होता है, मध्य में होता है। केंद्रक झिल्ली आप लोगों को पादप कोशिका, जंतु कोशिका दोनों में मिलेगी। कोशिका द्रव्य भी आप लोगों को दोनों में देखने को मिलेगा। प्लास्टिड भी आप लोगों को प्लास्टिड जो होता है वो किसी में भी दिखाई नहीं देता है। प्लास्टिड जो होता है वो आप लोगों को पादप कोशिका में देखने को मिलेगा और जंतु कोशिका में आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। पादप कोशिका में रिक्तिका बड़ी होती है, एक होती है, जबकि जंतु कोशिका में छोटी-छोटी होती है और बहुत सारी होती है। तो ये कुछ बेसिक बेसिक नॉलेज था एनसीईआरटी को लेकर, एनसीईआरटी को ध्यान में रखकर, जिसमें मैंने आप लोगों के साथ में थोड़ी देर पहले बताया कि 6th क्लास से लेकर 8th तक का सारा जो है वो डिस्कस किया है। तो ये कुछ छोटी-सी क्लास थी, सिर्फ बेस पढ़ाया है। इसके अलावा जितने भी ऑर्गन्स हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम हो गया, न्यूक्लियस हो गया और क्रोमोसोम हो गया, डीएनए, इन सब के बारे में भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो ये छोटी-सी थी और वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और जल्दी ही मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।